होना चाहिए वही कह सकता था, वरना तो तत्कालीन सत्ता से जो लोग निरंकुश थे, उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, उन पर किसी प्रकार का कानून लागू नहीं था, वो किसी बंदिशों को नहीं मानते थे, उनको भी उन लोगों ने बिल्कुल इतनी बेबाकी से काव्य कहे। उनकी संतति लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं कि आज लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम हमारी बात अभिव्यंजित कर सकते हैं, हमारी बात हम बड़ी बेबाकी से कह सकते हैं। ये बिल्कुल हमारी बड़ी भूल है। जिन लोगों ने वो विसर काव्य कहा, जिन लोगों के ऊपर कहा, उन दोनों की संतति बैठी। आज हम सुना ही नहीं सकते, उनको कह ही नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। हम जिस प्रकार की बात करते हैं कि भाई चारण काव्य लोगों ने लिखा या चारणों ने जो काव्य लिखा, वो केवल और केवल तत्कालीन जो राजा महाराजा थे या तत्कालीन जो ठाकुर थे या गांव के जो अधिपति थे या जमींदार थे या जो और भी कुछ झनाटे वर्ग के लोग थे उन लोगों की प्रशंसा में कहा गया है, उन लोगों को राजी करने के लिए कहा गया है, और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु चारण कवियों ने वो काव्य कहा। ये अमूमन हमारे इस काव्य के ऊपर आक्षेपण करते हैं, इस काव्य पर आरोप भी लगाते हैं कि भी इस काव्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रशंसा का अभाव है, इसके अलावा उन्होंने कुछ कहा नहीं है, कुछ रूढ़िगत विशेषताओं का उन्होंने निर्वहन किया है। जबकि ये बिल्कुल एक पक्षीय धारणा, हमारी एक पक्षीय बिल्कुल मान्यता है। और मैं एक पक्षीय इसलिए कह रहा हूँ कि हमने हमारे राजस्थानी काव्य के विभिन्न पक्षों को पढ़ा ही नहीं। विसर काव्य भी है, सर काव्य भी है, और सर काव्य के अंदर प्रशस्ति मूलक काव्य भी है, इतिहास चेतना का काव्य भी है, रंग काव्य भी है, रमण काव्य भी है, भक्ति काव्य भी है, नीति काव्य भी है, प्रकृति चित्रण का काव्य भी है, संस्कृति चित्रण का काव्य भी है, हास्य काव्य भी है। लेकिन हम सिर्फ एक प्रशंसा वाले पक्ष लेकर इस काव्य जुगताउत की पोस्ट पढ़ रहा था, और उन्होंने जैसे उमरकोट के राणा जी के एक उदाहरण दिया था कि भी वो अपनी घोड़ी पर अपने एक साथी के साथ जा रहे थे और सामने से एक बोझा उठाए हुए स्त्री आ गई, तो राणा जी ने बिल्कुल उनको मार्ग दे दिया हटके। तो उस साथी ने कहा कि भी आपने मार्ग क्यों दिया, आप तो यहाँ के स्वामी थे, और स्वामी को किसी के मार्ग से हटना नहीं चाहिए, उसका तो अधिकार है। उन्होंने कहा कि भी एक तो सामने वाली स्त्री है, स्त्री का हमें सम्मान करना चाहिए, दूसरा इसके सिर ऊपर बोझ है, जिसके सिर ऊपर बोझ होता है तो उसका मार्ग पर पहले अधिकार होता है। तो अगर ऐसे कोई शासक था, ऐसे जो जिन लोगों ने शासन किया, जो लोगों के प्रति संवेदनशील थे, लोगों के प्रति जवाबदेह थे, लोगों के प्रति उनके मन में एक स्नेह था, एक पुत्रवत आत्मीयता थी, उन लोगों की अगर हम प्रेरणा नहीं करेंगे, जो लोग उदार रहे, जरूरतमंद की अगर किसी ने सहायता की, उन लोगों की अगर हम प्रशंसा नहीं करेंगे, उनके गुणों का अगर हम वर्णन नहीं करेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम अगर उन गुणों का परिचय नहीं देंगे, तो उस गुणों का विस्तारीकरण कैसे होगा, लोग उन बातों को कैसे जान पाएंगे। मैं समझता हूं कि ये प्रशंसा नहीं है, ये एकदम सत्य का पक्ष है। जिन लोगों ने सही कार्य किया, जन कल्याण का कार्य किया, स्वाभिमान रक्षण का कार्य किया, देशभक्ति का कार्य किया, दुश्मनों का डटकर जिन लोगों ने मुकाबला किया, अपनी मातृभूमि, अपनी धरती, अपनी धर्म, स्त्री सम्मान, गोरक्षार, जिन लोगों ने अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया, उन लोगों की अगर हम प्रशंसा नहीं करते हैं, उन लोगों के गुणों का हम सही चित्रण नहीं करते हैं, तो बिल्कुल हमारा जो हृदय बड़ा संकुचित है, हमारा हृदय कुंठित है, हम बिल्कुल कायर है। अगर हम किसी की वीरता की बात नहीं सुन सकते तो हम बिल्कुल कायर है। हम किसी की उदारता की बात नहीं सुन सकते, इसका मतलब हम अनुदार है, हमारे अंदर से उदारता बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। और हम हमारी कुंठाओं के प्रकटीकरण के लिए केवल और केवल ऐसा आरोप लगाते रहते हैं कि उन कवियों ने बिल्कुल इस प्रकार से उन्होंने ये काव्य किया कि बिल्कुल प्रशंसामूलक काव्य, बिल्कुल निराधार है। इस बात में कोई सेंस नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। प्रशंसा करना भी कोई अपराध नहीं है। आज भी हम अच्छे लोग जो कार्य करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं लोगों के, और वो विज्ञापन दूसरे दिन मतलब उस विज्ञापन पर लोग चाट खाते हैं, पकौड़ियाँ खाते हैं, और वो नालियों में और में यूं ही पड़े रहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने
उन उदार लोगों की, उन वीर लोगों की, उन सत्पुरुषों की, उन महापुरुषों की सच्ची बातों को अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यंजित किया, वो आज भी हमारे अंदर विद्यमान है। एक राजस्थानी के कवि का दोहा है कि कवि ने जो काव्य कहा और दातार ने उसको दातार की कोई वस्तु दी, तो वो वस्तु तो वो खा चुका, नष्ट कर चुका, लेकिन कवि ने जो काव्य कहा वो आज भी हमारे। दाता ने कवि को दिया, कवि गया सो खाए, और कवि ने दाता को दिया, वो जाता जुगा न जाए। आज भी वो विद्यमान है। जिन लोगों पर वो काव्य कहा गया, जिन लोगों की प्रशंसा की गई, उनकी संतति बड़ा गौरव महसूस करती है, अपने आप को सम्मानित महसूस करती है कि हमारे पूर्वज जैसे गौरवशाली हुए, उन्होंने गौरवमय परंपराओं का निर्वाह किया, उन परंपराओं को निभाया, एक सबक मार्ग हमारे सामने स्थापित किया। तो बिल्कुल ये बिल्कुल निराधार बात है कि हम प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर कोई सही है, सच्चे उनमें गुण है, तो होना चाहिए। चूंकि मैं बात ये कर रहा था कि जो लोग कर्तव्यहीन हुए, जिन लोगों ने मर्यादा को त्याज्य किया, जिन लोगों ने स्थापित मूल्यों के विपरीत कार्य किया, जिन लोगों ने शोषण किया, जिन लोगों ने गरीबों को दबाया या अपने पूर्वजों के स्थापित परंपराओं के खिलाफ कार्य किया, प्रजा के साथ और किसी प्रकार अन्याय किया, तो उन तत्कालीन शासकों का, उन तत्कालीन ठाकरों का, उस तत्कालीन शासक वर्ग का चारण कवियों ने बड़ी मुखरता के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी निडरता के साथ उनकी भर्त्सना की, उनकी आलोचना की, उन पर व्यंग्य कसा, उन पर तंज कसा, ताकि उस काव्य को सुनकर, उस आलोचना को सुनकर, उस निंदा को सुनकर उनमें सही राह चुनने का जज्बा जागृत हो सके, वो सही मार्ग पर आ सके, शोषण की प्रवृत्ति को, अत्याचार की प्रवृत्ति को, अन्याय की प्रवृत्ति को छोड़ सके। मैं चूंकि इस साहित्य का एक अदना सा विद्यार्थी हूँ, मैं उन शासकों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि चारण कवियों ने इतना इतना कटु काव्य कहा, इतनी इतनी कटु बातें कही, लेकिन उनकी वो इतनी उदारता थी कि उन्होंने उसको बिल्कुल सुना, कान पसाव दिया, कान पसाव ही नहीं दिया, उस पर आचरण किया, उसको अपने जीवन में ढाला। और जिन लोगों ने जीवन में नहीं ढाला, उन लोगों की सदैव आलोचना होती रही, उनको किसी प्रकार का यहाँ सम्मान नहीं मिला। लेकिन उन शासकों ने बिल्कुल उस काव्य को कान पसाव दिया, उस पर आचरण किया, और बिल्कुल उन्होंने अपने जो कवियों ने ऐसा काव्य कहा, उस कवियों को न केवल सम्मानित किया, उनको गांव दिया, उनको जागीर दी और अपने प्रमुख सलाहकारों में रखा। हम ऐसे इतिहास में उदाहरण पढ़ते हैं कि जिन कवियों ने बेबाकी के साथ कहा, उनका सम्मान हुआ। क्योंकि हमने वो काव्य पढ़ा नहीं, हमने वो काव्य सुना नहीं, हम उस काव्य से परिचित नहीं हैं। और आज मान लो संस्कृत में उक्ति है कि भी सत्य बोलो, लेकिन ऐसा सत्य भी मत बोलो कि किसी को कड़वा लगे। क्योंकि आज ये विषय इसलिए रखा गया है कि जिन लोगों ने एक ऐसी धारणा बना ली है कि चारण कवियों ने केवल और केवल प्रशंसा मूलक काव्य का है, प्रशस्ति मूलक काव्य का नहीं, उन्होंने बिल्कुल प्रशंसा की है अच्छे कार्य की, मतलब उत्कृष्ट है उसका, उन्होंने बिल्कुल दिल खोल के उसका वंदन किया है। लेकिन जो निकृष्ट थे, जिन्होंने नीच कार्य किया, उनका उन्होंने निंदन करने में, उनकी निंदा करने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती, उन्होंने किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। ये हमारा इतिहास साक्षी, हमारा काव्य साक्षी है। जब हम उस काव्य को पढ़ते हैं, उस काव्य को सुनते हैं, क्योंकि ये काव्य कोई लिपिबद्ध है नहीं, ये काव्य कोई पांडुलिपि में संरक्षित नहीं है, क्योंकि जिन लोगों पर वो काव्य कहा गया उनके द्वारा उस काव्य का क्यों संग्रह करा, वो तो प्रशंसा मूलक काव्य का ही उन्होंने संग्रह करवाया। जिन्होंने छपाया वो भी प्रशंसा मूलक काव्य छपा, हमने पढ़ा वो भी हमने प्रशंसा मूलक काव्य पढ़ा। इसलिए हमने ये बिल्कुल, हमारी धारणा भी ऐसी झूठी नहीं है कि हमने वही धारणा बना ली, हम देखते हैं वही धारणा बनाते। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि कभी समय का कैमरा होता है, कैमरे में हम जैसे हैं वैसे ही हमारी तस्वीर रहेगी। तो कभी भी समय का कैमरा है, जैसा समय में वातावरण होगा, जैसे समय में लोगों का आचरण होगा, जैसे लोगों का व्यवहार होगा, जैसे लोगों की कार्य शैली होगी, कार्य पद्धति होगी, तो कवियों ने भी उसी प्रकार से अपने काव्य में उस बातों को अभिव्यंजित किया। देवकर्ण जी बारट बिल्कुल सही लिखते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो समय के कैमरे,
झूठी या अथवा सच्ची कहना हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कूड़ी साची कहवणो है नहीं मारे हाथ, अन कवि समेरो कैमरो विश्व बात विख्यात। मैं इस बात से या इन कवि से पूर्व में अगर मैं जाता हूँ, मुरारदास जी मंडपी हुए, जिन्होंने फूफी रासा कहा, सांभर में जो मराठों के समय में लड़ाई हुई और वहाँ तत्कालीन शासक वर्ग के जितने भी लोग थे वो मुकाबला नहीं कर सके, कोई किधर भागा कोई किधर भागा कोई किधर भागा, और फिर मराठा ने यहाँ बड़ी तड्डी मचाई। तो उन्होंने उस पूरी तड्डी को, उस पूरे वातावरण को अपने फूफी के सांभर की बातें उन्होंने फूफी रासे के माध्यम से अभिव्यंजित किया। उनका एक दुआ है कि कूड़ी है बिदना रे हाथ, कवि ने तो कहनी पड़े बनी जैसी ही बात, है बिदना रे हाथ। भी मैं इस दुआ को भूल रहा हूं। उन्होंने कहा कि जैसी वातावरण हुआ है वो हमारे बस की बात नहीं है, वो विधाता के हाथ है। जैसा हुआ भूंडी हो अथवा भली, है बिदना रे हाथ। भले भूंडी बात हो या भले अच्छी बात हो, कवि के हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में। वो जैसी बात करवाता है कवि तो उसी बात को अभिव्यंजित करता है। उन्होंने कहा भूंडी हो अथवा भली, है बिदना रे हाथ, कवि ने तो कहनी पड़े बनी सो ही बात। जैसी बात बन गई है वैसी ही बात हमारे कवियों ने कही, क्योंकि हम तक वो बात पहुंची नहीं, हम तक वो विसर काव्य पहुंचा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल लोक कंठाग्र। वर्तमान में कुछ लोग उस काव्य का संकलन कर रहे हैं, पहले भी कुछ लोगों ने संकलन किया। कुछ एक दो पांडुलिपि मैंने अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में देखी, एक दो पांडुलिपियों में मैंने विसर काव्य अभय जैन ग्रंथालय में भी देखे। क्योंकि अब उस काव्य की तरफ लोगों का ध्यान गया कि भी एक चारण काव्य का यह भी इतना उज्ज्वल पक्ष है कि इस पर चर्चा हुई नहीं है। और चर्चा इसलिए नहीं की कि जिन लोगों की प्रशंसा की उन्हीं लोगों ने उस काव्य को छपाया, उसी काव्य को उन लोगों ने प्रचारित करवाया। इसलिए भाई आज बुरी बात का प्रचार कौन करवाता है, सभी अच्छी बात का करवाते हैं। वो ही प्रशंसा मूलक काव्य हमारे सामने आए। मैं बात कर रहा हूँ मध्यकालीन विसर काव्य की। वर्तमान तक जब हम विसर काव्य को देखते हैं, पहले भी मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि विसर का सीधा सीधा अर्थ है निंदात्मक, आलोचनात्मक, कटु वाक्य। और जिस प्रकार से विष हर डंक मारता है उसी प्रकार से ये काव्य सीधा सीधा कलेजे में डंक मारता है, दाह उत्पन्न करता है। हम जब चूंडा जी राठौड़ की बात सुनते हैं, और चूंडा जी का जो बचपन था वो आलाजी बारठ के घर बीता, एक लंबी कथा है, वहाँ बीता। लेकिन फिर बाद में उनके सहयोग से उनको मंडोर का शासन उनको मिला। जब चूंडा जी उनसे मिलने गए और जब वो राज सत्ता में बधान थे या समय का उनके पास अभाव था, जिन्होंने चूंडा जी की परवरिश की उनसे भी उनके पास मिलने को समय नहीं मिला। तो चूंडा जी को संबोधित करते हुए आलाजी बारठ ने कुछ सोचे कहे, 2 4 5 दोहे कहे। उनमें से एक दुआ कहा, मतलब सीधा सीधा कहा उन्होंने कि हे चूंडा, तुझे मेरे काचर, जो तूने मेरे गांव कड़ाऊ में मेरे काचर खाए थे, जो मट काचर मैं तुझे खिलाता था बड़ा प्रिय मानकर, वो काचर तुझे अब याद नहीं रहे, क्योंकि अब तू अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा है। मंडोर की जो माड़ी है ना, इस गढ़ में आप अपने आप को बड़ो सुरक्षित संरक्षित मान रहे हो, इसलिए अब तुम इस बात को भूल गए हो। उन्होंने कहा चूंडा न आवे चींत काचर कड़ाऊ तणा, अन आछो भयो अभीत मंडो वररे माड़िया। चूंडा न आवे चीत काचर कड़ाऊ तणा, अन आछो भयो अभीत मंडो वररे माड़िया। बिल्कुल उन्होंने कहा कि भी आपको वो काचर अब याद नहीं आ रहे, क्योंकि अब आप मंडोर के माड़ियों में आ गए हो, अपने आप को सुरक्षित मान रहे हो। जैसे ही उन्होंने इस दोहे को सुना, चूंडा जी के भाव में बड़ी आई कि भी मैंने करे गलत बात को सुनने का लोगों में मादा नहीं। जैसे ही हम गलत बात करेंगे बिल्कुल उसका उल्टा अर्थ लेंगे, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, पीड़ित किया जाएगा, सम्मानित कतई नहीं किया जाएगा। लेकिन उन शासकों ने सत्य कहने वाले चारण कवियों को सम्मानित भी किया। फिर उन्होंने, चूंडा जी ने उनके सामने सॉरी फील की और भांडू सियादा का बहुत लंबा चौड़ा झोंसला, बड़ी जमीन उनको दी, सम्मानित किया। इस बात को हम इतिहास में सुनते हैं। जब हम प्रशंसा की बात आते हैं, हम राव चंद्र सेन की बात करते हैं। राव चंद्र सेन, हम जैसे महाराणा प्रताप की भी बात करते हैं कि भी वो स्वतंत्रता के लिए लड़े। उनसे पहले तो हमारे यहाँ चंद्रसेन जी लड़े। तो चंद्रसेन जी की हमारे यहाँ के कवियों ने प्रशंसा की,
अब ऐसे लोगों की अगर हम प्रशंसा नहीं कर पाएंगे तो अनुदार है। लेकिन जिन लोगों ने गलत कार्य किया उनकी हमने कटु आलोचना की। हमारे शंकरदान जी देथा हुए, उन्होंने कहा कि क्षय क्षत्रिय है उनके लिए तो हम सजीवनी का काम करते हैं, लेकिन जिन क्षत्रिय लोगों में क्षत्रियत्व का अभाव है, वो कृत्रिम रूप से क्षत्रिय बने हुए हैं, तो उनको हम बिल्कुल, हमारा जो वाक्य है, हमारी जो कविता है, वो सर्प के समान लगती है, मतलब कटु लगती है। और अगर क्षय क्षत्रिय है तो उनको हम सुर गुरु के समान पूज्य पुजारी लगते हैं कि बड़े हमारे ये लिए आदरणीय है। मैं बात आ रहा हूँ आगे कि भाई जो जो यहाँ के चाहे मालदेव जी हुए, मालदेव जी ने गोखड़े में बैठे अपने अफीमची पिता को नीचे गुड़काया, तो उस समय के जो चारण कवि थे उन्होंने बिल्कुल गांगे गोख गुड़ावियो, बहुत दोहे कहे, गीत कहे, बहुत ज़्यादा लोगों प्रकाश में नहीं आए। वहाँ तत्कालीन जो सुखा वहाँ का जो को कामदार था वो भी उस जघन्य हत्याकांड में बराबर का भागीदार था, उसकी भी उन्होंने निंदा की। तो ये प्रसंग भी हमारे सामने आता है कि जिन शासकों ने अपने पिता को नहीं बख्शा, तो बिल्कुल सभी कवियों ने नहीं की, लेकिन जो बेबाक थे, जो मुखर थे, जो निडर थे, जो लोभ से ऊपर उठे हुए थे, उन्होंने बिल्कुल बेबाकी से उनकी निंदा की। मैं इसी श्रृंखला में आगे आ रहा हूँ। हमारे सामने एक बहुत बड़ा नाम आता है आशाजी बारट का। उन्होंने भी कहा कि भी मैं एक दोहा कहूँगा, आधा अच्छा और आधा बुरा। तो उन्होंने चाहे वो जखड़े मुखड़े के कहे हो, चाहे तारकीन के कहे हो, उन्होंने एक पंक्ति अच्छी कही, दूसरी पंक्ति बुरी कही, और उन्होंने उनको करोड़ पसाव देके उनको सम्मानित किया। आशा जी से थोड़े बाद में रंगरेला बीठू हुए, और रंगरेला बीठू के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि उनके लिए दो धारणाएं अलग अलग आलोचकों ने, तत्कालीन जो आलोचक वर्ग था, उन्होंने बनाई। एक ने तो कहा कि भी रंग रेले रंग रेलियो माट धरा रे माँ, और दूसरा ने कहा कि नहीं, उन्होंने रंग नहीं रेला, उन्होंने रंग रेले विष रेलियो माट धरा रे माँ। उन्होंने कहा रंगरेला ने तो बिल्कुल विष बमन किया है, लेकिन विष बमन इसलिए कहा कि भी वो बिल्कुल सत्य सत्य कहा, उन्होंने बिल्कुल वो डरे नहीं। तत्कालीन जो वहाँ के शासक थे, चाहे तत्कालीन वहाँ के कवि थे, वहाँ जो तत्कालीन शासक हर्राज जी थे, वो बड़े विद्वान थे, कवियों के कदरदान थे, और उनके जो कवि थे वो भी रत्नों थे। लेकिन चूंकि वो विद्वता में उनकी खरे नहीं उतर पाए होंगे, तो उन्होंने बड़ी बेबेकी से कहा लबूर बारट ढीली लंग टहू के खोड़े दोनों टंग। और उन्होंने वहाँ भी अवल भूख ऊंडे से उठी, अवल भूख ऊंडे से उठी, फेर केराड़े दीनी पुठी। यानी पूरे जैसलमेर का उन्होंने फटेोड़ी एजाज माए बगार जुड़े जहाँ रावल रो दरबार, घोड़ा डिग लाख बुगारा ये ढेर में दीठा एजाद में जैसलमेर। बिल्कुल उन्होंने तत्कालीन जो आर्थिक व्यवस्था थी उसका, वहाँ की जो शुष्क प्रकृति थी उसका, वहाँ के जो तत्कालीन शासक थे उनकी भी उन्होंने उनके जो व्यवहार की, या उनके उनसे आगे जो धाट है, और धाट प्रदेश में स्त्रियों द्वारा जो पानी लाने की वहाँ की जो परंपरा है, उसका भी उन्होंने बड़े बेबाकी से उन्होंने कहा पदमण पानी ये लैण प्रभात, रुड़न दिए आवत आधी रात, बिलक का टाबोर जोवे बाट धनो धर धाट धनो धर धाट। उन्होंने जैसलमेर रोजस, शीर्षक तो जैसलमेर रोजस, लेकिन जैसलमेर के जस के अंदर उन्होंने तत्कालीन जैसलमेर की जो व्यवस्था थी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, जहां जहां उन्हें विषमताएं दिखी, चाहे आज हम जो स्त्री विमर्श की बात करते हैं, उन्होंने तो उस समय कह दी पद्मण पानी ये लैण प्रभात, रुड़ंती ये आवत आधी रात, बिलक का टाबुर जोबे बाट दिनो धर धाट दिनो धर धाट। यानी पद्मण पानी लेने के लिए जाती है, बेचारी भटकती भटकती आधी रात को अपने घर पहुंचती है, और उसके जो नन्हे मुन्ने बच्चे वो पीछे बिलकते रहती हैं, ये धाट धरती ऐसी है। बिल्कुल उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा। हम वर्तमान में चाहे कितने ही अपने पक्ष रखें, लेकिन उन्होंने जो देखा, जो उन्होंने चित्रण किया, वो वास्तविकता का चित्रण है। रंगरेला बीठू चाहे उदयपुर गए, चाहे वो वहाँ गोडवाड़ में गए, चाहे वो ढूंढाड़ में गए, जहाँ जहाँ उन्हें विषमताएं दिखी, वहाँ वहाँ की विषमताओं को उन्होंने बड़ी बेबाकी से चित्रण किया। और भी हमारे सामने उसी जमाने के आता है एक बहुत बड़ा, हालांकि बहुत दोहा प्रसिद्ध है, मैं कोई पहली बार आपसे साझा नहीं कर रहा हूँ। एक प्रसंग आता है मान सिंह जी आमेर का। मान सिंह जी आमेर
ने जब उदयपुर पर आक्रमण किया और पिछोला झील पर जब अपने घोड़े पाए, तो उन्होंने बड़े गौरवोक्ति के साथ कहा कि भी इस पिछोला की झील पर या तो आज मैं अपने घोड़े पिला रहा हूँ, या फिर यहाँ कभी मंडोर के शासक जोधा जी ने घोड़े पिलाए थे। तो उस समय उनके पास आमेर के ही कवि जग्गा जी वार्ड खड़े थे, वो उनके कवि थे, उनकी सेना में एक वीर सैनिक थे, वो वहाँ लड़ने आए हुए थे। लेकिन चूंकि वो बिल्कुल निष्पक्ष थे, कवि थे, और कवि कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं कर सकता अगर सही कवि है तो उन्होंने बड़ा कहा कि भाई हे मान सिंह, इसमें आपको गर्व करने की बात नहीं है, ये कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि राव जोधा ने तो जो अपने घोड़े पिलाए थे वो अपने बलबूते पर पिलाए थे, लेकिन आप तो इसमें कौन सा गरूर कर रहे हैं, आप तो अकबर के बल पर आए। उन्होंने कहा माना मन अंज से मती अकबर बल आया अन जोधे जंगम आपरा पाना बल पाया। लेकिन उन्होंने कह दिया, मान सिंह जी इस दोहे को पचा नहीं पाए, और उन्होंने पूरे जो आमेर के चारण थे उन चारणों के गांवों को खालसे कर दिया, जब्त कर लिया। फिर वो कृष्णा जी भादा के प्रभाव से पूरे गांव वापस मिले, ये भी एक कहानी है। लेकिन उन्होंने गांवों की परवाह नहीं की, अपनी जागीरी की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई इतनी गर्वोक्ति की जरूरत नहीं है, आप अपने बूते नहीं आए हो, ये जो शक्ति है ना आपकी नहीं है, ये अकबर की शक्ति है। आप दूसरों की शक्ति पर अपने ही रिश्तेदार को दबाने आए हो, जबकि जोधा अपने बलबूते पर आया था। तो उन्होंने कहा कि माना मन जैसे मती अकबर बल आया अन जोधे जंगम आपरा पाना बल पाया। इसमें किसी भी प्रकार की गर्वोक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 हम आगे आते हैं, मारवाड़ में आते हैं, चाहे हम जैसलमेर में आते हैं, चाहे हमें बीकानेर में आते हैं। बीकानेर का भी हम उसी जमाने का एक प्रसंग लें। बीकानेर के एक शासक थे दलपत जी, महाराजा राय सिंह जी के लड़के थे, लेकिन वो महाराणा प्रताप के भांजे थे, बड़े स्वाभिमानी शासक थे। जहांगीर की उन्होंने परवाह नहीं की, अकबर की उन्होंने परवाह नहीं की। जब जहांगीर को ऐसा हो गया कि भाई दलपत सिंह मुझे धार नहीं रहा है, मेरी परवाह नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल दलपत सिंह के छोटे भाई सूर सिंह के पक्ष में सेना मेली। दुर्योग ऐसा बना कि उनके जो सहयोगी थे दलपत सिंह जी के, चाहे वो हाथी के पीछे बैठे हुए उनके बहुत विश्वस्त ठाकर थे, कहीं के भी हो, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उनके साथ विश्वासघात किया और उनको बिल्कुल पकड़ा दिया। जब उनको पकड़ा दिया, बीकानेर के ऐसे स्वाभिमानी शासक को पकड़वा के मुगलों के हवाले कर दिया, तब सिंथल के सप्ताजी बीटू से ये बात उन्हें नागवार गुजरी, उन्हें बड़ी ये घटिया बात लगी, और उन्होंने बिल्कुल वहाँ के जो बीकानेर के तत्कालीन सामंत थे, चाहे वो पीदावत हो, चाहे कांदल हो, चाहे बीका हो, उनको बिल्कुल बड़ी बेबाकी से उन्होंने कहा कि फिट बीदा फिट कांदड़ा जंगल धर लेडा दलपत हुड जू पकड़ियो भाज गई भेड़ा। यानी मैं आपको बड़ा धिक्कार रहा हूं, मैं आप धिक्कारने के योग्य है। आप चाहे बीदा होते हैं, चाहे कांदल हैं, चाहे बीका है, कुछ भी हैं, आपको मैं बड़ा धिक्कार रहा हूं। क्यों कि अकबर घेटे के समान, यानी हुड यानी बड़ा भेड़ा होता है घेटा, घेटे के समान पकड़ा गया। उन्होंने दलपत को भी नहीं बख्शा, वो मरता राजपूत था, तलवार से मर जाता, लेकिन वो भी पकड़ा गया। तो उन्होंने कहा कि दलपत हुड जू पकड़ियो, जैसे घेटा पकड़ा जाता है उसी प्रकार का वो पकड़ा गया। घेटा तो पकड़ा गया, सो पकड़ा गया, लेकिन जो आप भेड़े थी ना वो वहां से भाग छूटी। उस जमाने में इस तरीके से इतनी कटु आलोचना कर देना, मौत को निमंत्रण देना था। लेकिन उन्हें मौत की परवाह नहीं थी, उन्हें अपनी जागीरी की परवाह नहीं थी, उन्हें सिर्फ मूल्यों की परवाह थी कि भाई जो राजा के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो हमारा मालिक था, हमारा स्वामी था, बीकानेर का शासक था, महाराजा राय सिंह जैसे दातार पुरुष का लड़का था, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, तो उन्होंने बिल्कुल कह दिया पिट बीदा पिट कांदड़ा जंगल धर लेडा दलपत हुडजू पकड़ियो भाज गई बेड़ा। उन्होंने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया। उन्होंने जब देखा कि चांपावत हाथीदास जी ने चांपावत हाथीदास ने अजमेर की जेल से दलपत जी को छुड़ाया है, तो उन्होंने बिल्कुल उनकी प्रशंसा की। बाप के तो प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे आदमी की अगर हम प्रशंसा नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन किसके लिए मरेगा, दूसरे के लिए क्यों कोई मरेगा। अगर हम उसकी मरने की कदर, हम कदरदान ही नहीं, हम किसी की कदर ही नहीं करते हैं, तो क्यों कोई हमारे लिए मरेगा। जब हाथीदास चांपावत ने
दलपत जी को छुड़ाया, उनके साथ वो वीर गति को प्राप्त हुए, तब कवियों ने बिल्कुल कहा कि दलपत तो पकड़ी जियो न बढ़िया नहीं बीका, यानी जो उनके परिवार के सदस्य थे वो नहीं बढ़े, बीके बढ़ नहीं पाए, कट नहीं पाए, लड़ नहीं पाए। दलपत तो पकड़ी जियो बढ़िया नहीं बीका, हाथी चढ़ हरवड़ हो न राखण जस नीका। अब उसकी उन्होंने प्रशंसा की और बीका की उन्होंने निंदा की, एक ही दोहे के अंदर। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, बीकानेर के और भी उस जमाने में उस जो सामंत थे दलपत जी को पकड़ने वाले में, चाहे वो महाजन के राजा जी हो, चाहे वो बीदासर के ठाकर हो, या और कहीं के हो, बिल्कुल उनकी आलोचना गीतों के माध्यम से की गई है। क्योंकि समय बिल्कुल, मैं थोड़े थोड़े प्रसंग सभी ले रहा हूँ, वो गीत भी है मेरे पास। बिल्कुल उन्होंने आलोचना की। उसके बाद बीकानेर के और शासकों के साथ जैसा व्यवहार रहा, तो उन्होंने कहा कि एक कवि हुए यहाँ के बीकानेर के, उन्होंने कहा कि भी हे भीखो, दलपत के साथ जो व्यवहार किया है ना, वो अब महाराजा गज सिंह के साथ मत करना, अब इसकी सहायता करना, ऐसा नहीं होगा अब इसको भी पकड़वा दे। तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से के साथ ये कहा। हम जब मारवाड़ की तरफ बढ़ते हैं, बालदेव जी का तो मैंने आपसे जिक्र किया, उन्होंने अपने पिता को गोखड़े में बैठे को नीचे पटक के मारा, गंगा जी को, तो बिल्कुल गांगे गोख गुड़ावी हो समय उन्होंने बिल्कुल बेबाकी के साथ कहा। उसके बाद हम जब आते हैं महाराजा जसवंत सिंह जी, जसवंत सिंह जी जब उज्जैन की लड़ाई जो मुगलों के बीच उत्तराधिकार को लेकर हुई, और उस लड़ाई में जो अशोक के ठाकर थे, महेश दास जी, दुर्गादास जी के पिता थे आसकरण जी, वो उन्होंने जसवंत सिंह जी को सलाह दी कि भाई आप यहाँ से सुरक्षित निकल जाइए, अगर आप जोधपुर सुरक्षित निकल जाओगे तो जोधपुर सुरक्षित रह पाएगा। तो उन्होंने रतन महेश दास जैसे युवा को उस लड़ाई में छोड़ के, नेतृत्व सौंप के स्वयं जोधपुर आ गए। जब वो जोधपुर आ गए, उनके साथ महेश दास भी आ गए, उनके साथ आशा जी भी आ गए, एक किशन दास जी थे वो भी आ गए। तो चारण कवियों को बड़ा ऐसे ही लगे कि एक युवा को जिसने अभी कुछ देखा ही नहीं है, अभी उसने किसी प्रकार के सुखों का इतना उपभोग भी नहीं किया है, ऐसे युवा को उस लड़ाई में नेतृत्व सौंप के महाराजा जसवंत सिंह आ गए। जसवंत सिंह आ गए, कोई बात नहीं, हमारे मालिक है, वो आ गए तो जोधपुर सुरक्षित रहेगा, वो और सेना का निर्माण करके और लड़ेंगे। लेकिन चूंकि अशोक ठाकर तो 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, आशा जी भी वृद्ध है, ये क्यों आए? उन्होंने कहा कि महाराजा भला आविया सुबस बसाओ देश, पण जम्बुक ए क्यों जेविया आसो किशन महेश, कि ए साड़िया कहीं रे वास्ते दिया है, यहाँ तो मरण राधे नहीं है, तो मरणो चाहिए, तो ये किस लिए जिंदा रहे? महाराजा आ गए तो कोई बात नहीं, देश को तो सुरक्षित रखेंगे, ये किसको सुरक्षित रखेंगे? ये इनके तो पेरे वो शमशान में पहुंच चुके हैं, कब्र में पहुंच चुके, तो ये क्यों आए? महाराजा भला आविया सुबस बसावो देश, पण जम्बुक ए क्यों जीविया आसो किशन महेश। जब जसवंत सिंह जी के पहुंचने की बात नरहर दास जी जैसे भक्त के पास पहुंची कि भी इस तरीके से जसवंत सिंह जी यहाँ आ गए, भाग के मारवाड़ में आ गए, तो उन्होंने बिल्कुल कहा, एक गीत कहा कि भी हे जसवंत सिंह, उज्जैन के जो मैदान में जो अप्सराएं आई वो अमर सिंह के हिराई हुई आई थी। अमर सिंह ने उसको हेवा कर रखा था, स्वभाव हो गया था उनका कि भी वीरों का वर्णन करने के लिए आती, अगर राठौड़ लड़ने के लिए आए तो वीर गति को प्राप्त होंगे। लेकिन इस बार वो थोड़ा चूक गई, क्योंकि तुम्हारी वो बाट जोती रही और आप जोधपुर की तरफ चले गए। उन्होंने बिल्कुल गीत गा, जैसा अवसर रही बाट जोती, वो तो तुम्हारी बाट जोती रह गई और तुम बिल्कुल जोधपुर की तरफ आ गए। इन्हीं महाराजा के लड़के हुए अजीत सिंह जी, अजीत सिंह जी वीर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कहा, जैसा उन्होंने जोधपुर को स्थापित किया, तो उन्होंने चारण कवियों ने उसकी वीरता की दिल खोलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीबी से दासी हुई न बीबा हुआ फजीत, हिंदू से ताजा हुआ न राजा हुआ अजीत। पहले उनकी प्रशंसा की कि जो मुगल थे वो सब बीबी से दासी हुई न बीबा हुआ फजीत, हिंदू से ताजा हुआ न राजा हुआ अजीत। यानी अजीत सिंह जी राजा हुए तो हिंदुओं में बिल्कुल उत्साह का संचरण हुआ, उनका उत्साह भंग हुआ। लेकिन जब 80 साल के वृद्ध बादशाह फरकूर शेर को महाराजा अजीत सिंह जी ने अपनी लड़की इंद्र कंवर ब्याह दी, उनका डोला भेजा, दिल्ली डोलो भेजने अब की करी अजीत,
कैर धूलिया के बबूत दान जी थे। उन्होंने कहा कि बबूता आप जीवन में तो धिक्कार है, अगर महाराजा अजीत सिंह जी ने इस तरीके का कृत्य किया है, मारवाड़ के स्वाभिमान को मिटिया मलित किया है। उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली डोलो भेजने ने अब की करी अजीत, और बबूता अब भजो राम ने, उन्होंने बिल्कुल भजन कहे कि अब राम को भजो, इसमें कोई सार नहीं है। अब ये बिल्कुल संसार निस्सार है कि मैं ऐसे ऐसे शासकों को सलाम करता रहा, मैं ऐसे ऐसे शासकों की प्रशंसा करता रहा, मैं उनकी वीरता का कायल था, वो तो वीर है ही नहीं। बिल्कुल उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली डोलो भेजने ते अब की करी अजीत, रखवाली कर राजरी पाली अनहद प्रीत, कालचरी कुल में कमंद राची किमुआ रीत, दिल्ली डोलो भेजने ते अब की करी अजीत, कालचरी कुल में कमंद राची किमुआ रीत, दिल्ली डोलो भेजने ते अब की करी अजीत। बिल्कुल ये ऐसा कलंक लगा दिया है कि ये कलंक धोप ही नहीं पाएगा। 15-20 दो है उनके, 2-3 उनकी भजनों में भी यही भाव है। उन्होंने बिल्कुल उसी समय अपने जो वस्त्र थे, संसारिक वस्त्र थे, उनको त्याग दिया, उनको छोड़ दिया, और बिल्कुल भग में धारण करके माँ जो सोंधा का मंदिर है उस पहाड़ों में उन्होंने बिल्कुल योग साधना में लीन हो गए। उनका संसार से मन विरक्त हो गया। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिल्कुल उन्होंने किस तरीके का विषय कहा होगा कि उनको भग में लेने पड़े। जब उन एक दूसरे कवि हुए वहीं के बारठ थे, मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका नाम बबूद, उनका नाम था समर्थदान जी, उनका नाम था समर्थदान जी। और समर्थदान जी को जैसे ही पता चला कि दुर्गादास जैसे त्यागी पुरुष को, जिसने मारवाड़ के लिए सुख, वैभव, नींद, आराम सब कुछ त्याग दिया, ऐसे वीर को, ऐसे त्यागी पुरुष को, ऐसे महामना को देश निकाला दे दिया है। और जो लोग बिल्कुल मारवाड़ के पक्ष में नहीं थे, या मारवाड़ के कम पक्ष में थे, या दिखावटी पक्ष में थे, ऐसे लोगों को गांगाणी की जागीर दे दी गई है। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि महाराजा अजमालरी पारख पहचानी, दुर्गो देशा काटियों गोला गांगाणी, महाराजा अजमालरी पारख पहचानी, दुर्गो देशा काटियों गोला गांगाणी। यानी दुर्गादास को तो उन्होंने निकाला है, देश निकाला दिया है, और जो बिल्कुल निकृष्ट लोग थे उनको गांगाणी की जागीर दी है, जबकि देनी दुर्गादास को चाहिए थी। उन्होंने कहा रखवाली कर राजरी पाली अनहद प्रीत, दुर्गो देशा काटने ते अब की करी अजीत, रखवाली कर राजरी पाली अनहद प्रीत, दुर्गो देशा काटने ते अब की करी अजीत। और भी उन्होंने दोहे कहे, समृद्धदान जी ने कहे, बबूत दान जी ने कहे। इस कृतियों की उन्होंने तीव्र भर्त्सना की, बिल्कुल डरे नहीं, निडरता के साथ अपनी बात को व्यक्त किया। उस तानाशाही राज में, उस निरंकुश राज में, वो आज भी छपे हुई कविताएं हैं, बहुत बिल्कुल पांडुलिपि में सुरक्षित पड़ी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। महाराजा अजीत सिंह जी के बाद जो अभय सिंह जी हुए, अभय सिंह जी के एक भाई थे भगत सिंह जी। अजीत सिंह जी के साथ भी वही व्यवहार हुआ जो गांगे जी के साथ हुआ। मतलब अजीत सिंह जी को ही उनके पुत्र भगत सिंह जी ने मारा। तब कई चारण कवियों ने उनकी आलोचना की। उनमें जो प्रमुख नाम था वो इंदौकली के बारठ दलपत जी थे। हमारे समाज में या साहित्यिक समाज में एक बात आती है कि जब भगत सिंह जी ने चामुंडा को भैंसे की बलि दी, वो बड़े बलिष्ठ थे, एक ही झटके के अंदर उन्होंने पाड़े का सिर छेदन कर दिया। तो वहाँ जितने भी सभी लोग दरबारी खड़े थे उन्होंने खमा 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 के साथ उनको प्रोत्साहित किया, लेकिन दलपत जी बारठ बिल्कुल वो बोले नहीं, बिल्कुल वो मौन रहे। और जब वो मौन रहे तो दलपत जी भगत सिंह ने कहा कि बाजी साहब आप बोल नहीं रहे कि क्या बात है, क्या कमी रह गई। उन्होंने कहा भी इसमें क्या बोलने की बात है, वो भगतो वाई भगत अन वाकी वा तरवार, बाप कटे जन बाहुआ भैंसेरो की बार। वही तो भगत है, वही भगत सिंह है, वही तरवार है। जिस तरवार से, जिस हाथ से अगर बाप कट सकता है तो इस बेचारे भैंसे का क्या बार है। वो भगतो वाही भगत अन वाकी वा तरवार, बाप कटे जन बाहुआ भैंसेरो की बार। उन्होंने बिल्कुल पिता मार पची सी गई।
खूब दुए हाथी रह गया हिंडता पौती करगा पेश गंगवाणे रे गौरवे बड़गड़गा भगतेश नृप भगता राचो नहीं थारो जूने नरका जीव और आछी दी अजमाला राते नया नरकरी नीव भगता भगत बायरा क्यों मार्यो अजमाल हिंदवाणी रो से हरो वो तुरकानी रो काल। खूब दोहे कहे। जब भगत सिंह ने ये दोहे सुने, उनके सामने कहे उन्होंने, पिता मार पचीसी बिल्कुल दोहे सुने, तो उन्होंने ऐसे ये दोहे सुने तो भगत सिंह बड़े रुष्ट हुए और उन्होंने कहा, उस समय वो नागौर के शासक थे, नागौर उनको स्वतंत्र दिया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भी मैं आपको देश निकाला दे रहा हूं, आप नागौर की जमीन में अब नहीं रह सकते, इंदौकली छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नागौर है कितना, मैं नाक भेज निकलूं जेतो थारो नागानो नरियंद, मैं तो इस नागौर की धरती में सांस ही नहीं लूंगा, मैं तो नाक भेज के निकल जाऊंगा, है कितना, और आप मुझे क्या सजा देंगे। दू हाथा छातरी दखल ना दला मारे हिमायत मातरी 20 हाथा, कि आपके तो 2 हाथ है, मुझे क्या आप दखल दे सकते हैं, मुझे क्या आप परेशान कर सकते हैं, मुझे किसी प्रकार की आप परेशानी नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे 20 हाथों वाली रक्षा कर रही है। और उन्होंने उसी समय नागौर छोड़ दिया और वो बीकानेर आए। बीकानेर के महाराजा गज सिंह जी ने उनका आगे बढ़कर सम्मान किया, यहाँ रहे। और वही दलपत जी बारठ, जब मेड़ता की लड़ाई हुई, मराठाओं ने आक्रमण किया महाराजा विजय सिंह के जमाने में, तो उनके छोटे भाई का बेटा और दलपत जी बारठ दोनों मेड़ता की लड़ाई में जाकर मारवाड़ की तरफ से लड़ते हुए मरे। जब वो यहाँ बीकानेर से जा रहे थे तो किसी ने कहा कि भाई आपको तो देश निकाला, आप वहां जाके क्यों लड़ने के लिए, मरने के लिए जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमें मारवाड़ में रहने के लिए देश निकाला है, देश के लिए मरने के लिए नहीं, मातृभूमि के लिए मरने के लिए हम स्वतंत्र है, हम रहने के लिए बाध्य वहां नहीं रह पाएंगे, राजा जी का आदेश है, हमारे सिरोधारी है, लेकिन हम वहां जाके मरे। उस लड़ाई में और भी कुछ चारण बड़े वीर पुरुष काम आए, रघुनाथ जी बारठ भी वहीं काम आए, और भी कुछ चारण वहां काम आए, लेकिन दलपत जी उस लड़ाई में अपने छोटे भाई के बेटे के साथ बड़ी वीरता के साथ लड़े। लेकिन उन्होंने वीरता थी उनमें, तो उनमें निडरता भी थी, उनमें बेबाकी भी थी, और बेबाकी के साथ ही उन्होंने भगत सिंह को बड़ी भर्त्सना की। भगत सिंह जी क्रूर थे, इसमें कोई दो राय नहीं, जो जोधपुर के शासक बने और इस कविता की उन्होंने इतनी ईड रखी कि उन्होंने चारणों से रुष्ट होकर उन्होंने जोधपुर में चारणों की जागीरें जब्त कर दी। नागौर में भी वो भोजराज जी बारठ के प्रभाव से भोज उबा थका नौज शासन भिड़े, भोज पड़िया पड़े शासनाबाद, भोजराज जी बारठ थे छिला के, वो प्रभावशाली चारण थे, तो वो पहले वो जब तक रहे वो जागीरियां जब्त नहीं कर पाए। कवियों ने कहा है कि भोज उबा थका नौज शासन भिड़े, भोज पड़िया पड़े शासनाबाद। लेकिन जब वो स्वर्गवास हो गया भोजराज जी बारठ का, तो उन्होंने जोधपुर में और नागौर में जब जोधपुर के शासक बने तो उन्होंने जोधपुर के चारणों की जागीरियां जब्त कर ली। उनमें सबसे पहले उन्होंने जो जागीरियां जब्त की वो कवि राजा कर्णीदान जी की, और कर्णीदान जी को मजबूरन जोधपुर छोड़ना पड़ा। लेकिन जोधपुर छोड़ दिया, लेकिन वो पितृहंता भगत सिंह जी की आलोचना करने में, जनता के साथ दुर्व्यवहार की आलोचना करने में कर्णीदान जी ने कत्ते कोते नहीं बरती। उन्होंने कहा कि हे भगत सिंह, आपने पैदा होके कौन सा अच्छा काम किया, मैं तो कौन से खेत की मोड़ी हूं, आपने तो आपके बाप को ही मार दिया। उन्होंने कहा कि प्रथम तात मारियो मात जीवती जड़ाई, यानी आपने अपने पिता को मारा तो आपकी मां को उनके साथ सत्य होना पड़ा, वो भी आपने मारा। प्रथम तात मारियो मात जीवती जड़ाई, 84 आदमी वो इतने उनके साथ जले, 84 आदमी हत्या त्यारी पण बण आई, कर गरडो इकलास बैग जैसा बुलायो, मिटी धर्म मरजाद गांठ को भरम गमायो। महाराजा अभय सिंह जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आमेर के शासक जयसिंह जी को भी भगत सिंह जी ने प्रेरित किया था। अभय सिंह जी पर जयसिंह ने यहाँ आक्रमण किया, फिर उनके बीच समझौता हुआ, लाखों रुपयों के समझौता हुआ। उसमें जयसिंह जी की बेटी अभय सिंह जी को ब्याही हुई थी, तो उन्होंने अभय सिंह जी ने वो गहने दिए भरने के अंदर जयसिंह जी को। तो जो आमेर के कुछ सरदार थे उन्होंने कहा कि ये तो बाईजी राज के गहने हैं, आप मत ले। तो उन्होंने कहा कि कौन सी बाईजी राज के गहने, ये तो भी मारवाड़ की रानी के गहने, लेने दो, ये कोई आमेर की राजकुमारी के गहने नहीं है। तो ऐसे ऐसे व्यवहार करने वाले भगत सिंह जी की उन्होंने बिल्कुल आलोचना की। उन्होंने कहा प्रथम तात मारियो मात जीवती जड़ाई,
असी चार आदमी हत्या तारी पण बण आई कर गिरड हो इकलास बैग जैसा बुलायो मिठी धर्म मरजाद गांठ को भरम गमायो कवियाण हूत केवा करे न धरा उदक लेवा धरी भगत ऐसा जन्म पाया पचाते हैं किसी बात अच्छी करी। लेकिन फिर भी उन्होंने सुना, देश निकाला जरूर उनको दे दिया होगा, उनकी जमीन छीन, लेकिन दूसरा वो व्यवहार नहीं कर पाए। इतना उनका प्रभाव मंडल था, इतना उनका आभा मंडल था। आज आप कह के देखिए, हम इस बात को आगे बढ़ाते, इस बात को जैसे जैसे हम आगे लेके आते हैं, भगत सिंह जी की बात के बाद हम देखते हैं कि भगत सिंह के जब वो शासक बने तो एक बात और आती है कि भाई भगत सिंह जी के जो ससुर थे सुजान सिंह जी भाटी, वह उस समय जोधपुर के शासक थे राम सिंह जी, अभय सिंह जी के बेटे। तो वो सुजान सिंह जी भगत सिंह जी के ससुरे थे, वो पोल के किलेदार थे, पोल की जो भार था वो सुजान सिंह जी पर था। वो भगत सिंह जी के प्रभाव में आकर राम सिंह जी के साथ उन्होंने विश्वासघात की और उन्होंने पोल खोल दिया और भगत सिंह जी के आदमी उस पोल में घुस गए। तो बड़े चारण कवियों ने बड़े बेबाकी के साथ कहा सुजान सिंह को लताड़ा कि थारो नाम सुजान थो अब के हुओ अजान, आश्रम चौथे आवियो न ओ चूको अवसान, थारो नाम सुजान थो अब के हुओ अजान, आश्रम चौथे आवियो न ओ चूको अवसान। इन्हीं भगत सिंह जी के बेटे हुए विजय सिंह जी। और विजय सिंह जी ने भी अपने सामंतों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, चाहे आशोक के ठाकर देवी सिंह जी हो, चाहे आवे के ठाकर जैत सिंह जी हो, चाहे रास के ठाकर हो, इन सबको विजय सिंह जी ने बड़ी क्रूरता के साथ मराया। 4 ठाकरों को तो उन्होंने अपने गुरु के मोकाण के मिस बुलाकर बिल्कुल मरा दिया। तो कवियों ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि केहर देवो छतरसल अन दोलो राजकुमार, मरते मोडे मारी या चोटी वाला 4, केहर देवो छतरसल दोलो राजकुमार, मरते मोडे मारी या चोटी वाला 4। लेकिन जब बीठू ब्रह्मदास जी दादू पंथी हो गए तो उनको पता चला कि आसोप और आहुआ के ठाकर को विभिन्न मौकों पर देवीदास जी को और जैत सिंह जी को विजय सिंह जी ने मरा दिया है। तो बिल्कुल वो साधु होते हुए भी वहाँ मिलने के लिए गए और उन्होंने बिजा हाकणो होतो दिल्ली ऊपर है हटाड़, कि अगर आप ऐसे वीर थे तो इनको क्यों मराया, इनको तो आप हाथियों पर चढ़ा के दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजते तो आपका जोधपुर सुरक्षित रहता। बिजा हाकणो होतो दिल्ली ऊपर है हटाड़, दोनों कृतियों पर उन्होंने बिल्कुल उस कृत्य की निंदा की। और जब वो जैत सिंह जी को मराया तो उन्होंने 10 दोहालों का एक शपंकरा गीत का, और देवी सिंह जी चौपा पोकरण को मराया तो उन्होंने 5 दोहालों का एक शपंकरा गीत का। जब वो दोनों देवी सिंह जी वाला गीत उनको सुनाया गया तो विजय सिंह जी ने कहा कि बर्ड जी आप पहले तो वृद्ध, दूसरे में आप साधु हो गए, दादू पंथी हो गए, लेकिन मुझे लगता है आपका चारणपना नहीं गया है। आप अंदाज लगा लो कि चारणपना क्या होता है। वो साधु हो गए थे लेकिन उनसे कुकृत्य सहन नहीं हुआ, उनसे अत्याचार सहन नहीं हुआ, और उन्होंने बिल्कुल बेबाकी के साथ कहा कि भी आपको इन ठाकरों को मराना नहीं चाहिए था, आपको तो दिल्ली पर भेजते हैं, इनको जोधपुर की रक्षा दुश्मनों पर भेजते हैं, इनको बिजा हाकणो हो तो दिल्ली ऊपर है हटाड़, अगर आप इनको भेजते हुआ। और इसी प्रश्न को लेकर हिंदी के कवियों ने भी बाद में कविता बनाई, ब्रह्मदास जी बीठू के ऊपर, जो चारण चिंतन में छपी भी थी, सुखकर्ण जी देवल ने छपाई भी थी। इसके बाद में भी हम देखते हैं चाहे सर प्रताप हो चाहे और हो, उनकी चारण कवियों ने बिल्कुल आलोचना की। मैं अब दूसरे पक्ष पर आ रहा हूँ। मतलब मैं यूं आपको कह रहा था कि भी जब घटित हो जाती है चीज जो घटित नहीं होनी चाहिए और वहां घटित हो जाती है। सुरतोजी बोक्सा जो खेड़ में हुए, और खेड़ पर जैसलमेर के भाटी आए और उन्होंने बिल्कुल खेड़ को लूट लिया, और मारवाड़ का कोई वीर उनका मुकाबला नहीं कर सका। तो उन्होंने कहा, एक गीत कहा कि नहीं आज देवसा पोठी नृवे नर, और आववे नहीं कुशलेश आखां,
और साख श्रृंगार जोरो नहीं खींवसर, भगो रोहित नहीं एम भाखा, धूबड़े भागना आज गोपम धरा, और धीर ना मनाने नखत धारी। धीर सिंह जी मनाने ठाकर प्रभावशाली हुए। अमरपुरा के खिड़िया गिरधरदास जी ने कहा था, धरती धीरती या तो उभा करती अंजस, अरे मरता मेड़ती या आज बिरंगी अमरवत, धरती धीरती या तो उभा करती अंजस, मरता मेड़ती या आज बिरंगी अमरवत। तो उन्होंने कहा कि धूबड़े बाग नहीं आज ओपम धरा, और धीर ना मनाने नखत धारी, से दूधो नहीं यमंग रिया सिरे, जने माडरी टेमिया खेड़ मारी। कि टेमिया आई मतलब बिल्कुल बहुत निबड़े लोग, और उन्होंने खेड़ को मार लिया। अब आप अंदाज लगाओ कि उन्होंने कितनी बेबाकी के साथ जो तत्कालीन शासक वर्ग था, चाहे मारवाड़ के जो उनके उत्तराधिकारी थे इन सामंतों के, उनके मुंह पर कितनी बेबाकी के साथ उन्होंने तमाचा मारा है कि भाई वो आदमी आज इस मारवाड़ की धरती पर नहीं है। जब इस मार टेमिया खेड़ मारी, इस ये जो मार की टेमिया आई और इस खेड़ को मार के लूट के ले गए। शेर सिंह जी रिया भी शेर वहां के में संचार है गढ़ बगतेरी आन, वो भी बड़े प्रभावशाली थे। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते लेते हैं कि भाई किस किस तरीके से हमारे स्वाभिमान को, चाहे अंग्रेजों के जमाने में चाहे उस जमाने में, यहाँ के जो स्वाभिमान को नष्ट करने की एक प्रक्रिया चली। उमरदान जी ने बड़ी बेबाकी के साथ एक सविया का, उन्होंने तत्कालीन जो शासक वर्ग था, तत्कालीन जो राज वर्ग था, उन सभी को चेताते हुए, केवल क्षत्रियों का नहीं, जो शासक वर्ग था उनको कहा कि या जग के सम्राट सम्राट एक भागत हूं जो यथार्थ भाषण, कि मैं बिल्कुल यथार्थ भाषण दे रहा हूं। जो अंग्रेज शासक आए ना, भागत हूं जो यथार्थ रीजी के दे दे खीबी सताबरु, रीजी के लेते या सर्वु सुशासन, सूर सती सुर भीर स्वतंत्रता सुदृढ़ सुद्रम सूरमा साकन, श्री सरकार बकार ब्रिटेनिया सात सकार डकार की डाकन। कि ये जो ब्रिटेनिया सरकार आई, ये सात डकारों को, सात सकारों को डकार गई, सुरभियों को डकार गई, सूरवीरों को डकार गई, सूरों को डकार गई, सुदृढ़ता को डकार गई, सुधर्म को डकार गई। तब हम बिल्कुल हताश हो गए, हम कुंठित हो गए। और जब कुंठित हो गए, इसीलिए तो बांकीदास से आसिया को पहले कहना पड़ा कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। उन्होंने, हालांकि इस गीत का शीर्षक है चेतावनी रो गीत, लेकिन अब इस गीत को हम पढ़ते हैं तो ये गीत तत्कालीन शासक वर्ग को चेतावनी के साथ साथ एक बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उसकी उदासीनता की, उसकी कायरता की निंदा है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आंस ली दो खेचूरा। जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने आपके हृदय से सांस को पहले शोषण कर लिया, आपके हृदय में अब सांस रहा ही नहीं। तो ये चेतावनी नहीं है, उनकी आलोचना भी है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आंस लीदी खेच उरा, धनिया मरे न दीदी धरती। कि यहाँ के जो राजपूत हुए, यहाँ के जो शासक हुए, उन्होंने मर के भी इस धरती को नहीं दिया। आप तो खड़े हो, और खड़े खड़े आपकी धरती चली गई। धनिया मरे न दीदी धरती, जो धनिया उभा गई धरा, कि आपके खड़े खड़े वो धरती चली गई। यही नहीं, हम जब इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई उन्होंने किस किस तरीके से केवल क्षत्रियों की आलोचना नहीं की, यहाँ का जो वणिक वर्ग था, जिसका सीधा सीधा राज में दखल था, जो कामदार पद पर थे, जो दीवान पद पर थे, और किसी और हाकमी के पद पर थे, तो और उन्होंने बिल्कुल राज के अंदर अपनी दोगली नीतियों के कारण इतना नुकसान कराया। मैं पहले आपसे एक बात साझा करना भूल गया, महाराजा अजीत सिंह जी को मरवाने में भी जोधपुर के जो तत्कालीन जैन सामंत थे, जैन जो दीवान कामदार जो भी हाकम थे, उनका बिल्कुल हाथ था। और उनको उनके हाथ को लेकर एक डिंगल में 2-3 गीत है, अभय जैन ग्रंथालय की एक पांडुलिपि, उसमें बिल्कुल वो तीनों गीत संरक्षित है कि किस तरीके से भगत सिंह को उकसाकर उन वणिकों ने महाराजा अजीत सिंह जी की हत्या करवा दी। उन्होंने बिल्कुल वो बेबाकी के साथ गीत का, उनका जो मरवाने वाला जो तो मूता रुगनाथ था, नाथ रुगनाथ सू चूक कीनी नहीं, नाथ सू चूक रुगनाथ कीनी। यानी अजीत सिंह जी ने तो रुगनाथ से किसी प्रकार की चूक नहीं की कि नाथ रुगनाथ सू चूक कीनी नहीं, नाथ सू चूक रुगनाथ कीनी। 3 गीत लगते
कि उस रघुनाथ ने किस तरीके से चूक करके महाराजा अजीत सिंह जी को मरवाया। तो वो भी मतलब उनका भी पूरा पूरा दखल था, और उन्होंने जितनी विद्रुपताएं, जितनी दोगली नीतियां, तो चारण कवियों ने बिल्कुल बिना किसी संख्या के, बिना किसी झिझक के उनकी भी आलोचना की, शासक वर्ग की नहीं। शासक वर्ग को बिल्कुल चेताया कि आपको दिशा जो लोग भरमा रहे हैं, आप जिन लोगों की, चाटुकार लोगों की जो सलाहें मान रहे हैं, इसलिए तो बांकीदास जी आसिया को कहना पड़ा कि दर्शावे जगने दया पले पापरी पोट, हित में चित में हाथ में और खत में मत में कोट, दर्शावे जगने दया पापरी पोट, हित में चित में हाथ में खत में मत में कोट। मतलब भले बाठिया हुए हो, भले भंडारी हुए हो, भले नैणसी मूता को हम कहते हैं नटियो मूतो नैणसी तांबो देण तलाक, लेकिन तत्कालीन कवियों के उस पर भी विसर मिलते हैं कि नैणसी ने बिल्कुल फिर बाद में उस अहम के तहत वो बैठ गए, लेकिन उसने बिल्कुल महाराजा जसवंत सिंह जी के साथ कुछ न कुछ गलत किया। वो गीत जैनियों की पांडुलिपियों में संरक्षित है, दूसरों की पांडुलिपियों में नहीं। वो मैंने पढ़ा है बिल्कुल। मैं इस पर एक किताब भी अभी एक लिखने का विचार कर रहा हूँ कि बिल्कुल वो गीत अगर चंद्रा ने संग्रहित किए वो पांडुलिपियों में पढ़े। मैं आगे एक बात पर एक दो तीन गीत आपसे यूं साझा कर रहा था कि भाई आलोचना क्यों करनी पड़ती है। अगर तत्कालीन शासक वर्ग युद्ध से डरकर अगर भाग जाए, देश की रक्षा नहीं कर पाए, अपने धरती की रक्षा नहीं कर पाए, स्त्री सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, गोधन की रक्षा नहीं कर पाए, अपनी रेत की रक्षा नहीं कर पाए, तो उनकी बिल्कुल सीधी 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 उन कवियों ने आलोचना की। दो तीन गीत अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल ऐसा होगा कि बिल्कुल उनकी जो आलोचना की गई वो उनकी सामंतों की स्त्रियों के माध्यम से, मतलब नायिका उनकी स्त्रियां हैं और वो सामंतों की आलोचना करती है। एक गीत है बंजी बारट का, उन्होंने सासू और एक बहू के संवाद के रूप में गीत का, एक माँ अपने सामंत बेटे की चिंता कर रही है कि वो लड़ाई में गया हुआ है और न जाने उसके साथ क्या व्यवहार होगा, वो बड़ा वीर आदमी है, सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, सुरक्षित घर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। लेकिन वो लड़ाई से भाग कर आ गया, छिप के आ गया। सासू और बहू जितनी बात कर रही थी वो पीछे की बाड़ से कूद के अपने घर में घुस गया। तो बंजी बारट उस पर उस संवाद को लिखते हुए गीत लिखते हैं कि साची कत कहूं सासू जी अतरा काई उदासी, मो कत तणो भरोसो मोने बेकुशल घर आसी, बहता खाग अड़ता लार भागता आगे बाता घणी बनासी, अन बहता खाग नणंदरो बीरो आगे भागर आसी, ससुर सामा दे आया सा कपड़ा कुसाया, ए तो बात करे छी इतरी उछाड़े घर आया। तब सासू ने कहा कि महीना नव राख्यो उर माही, आगम बाता आछी, तू कहती जिसो तिहारो कम तो साची ये बहु साची, कि मुझे तो इसकी परीक्षा हो ही नहीं पाई, 9 महीने मैंने अपने उदर में रखा, लेकिन जैसा तुमने कहा वैसा ही ये तुम्हारा पति निकला। एक गीत इन्हीं बंजी बारट का है। चांदावत कहे चाडो वे चरवा दौड़ो बेगज दासी, दिखणी बिडिया आज तो रावण आसी। अंतिम पंक्तियां हैं उस गीत की कि भरता तणी परख कर भोजन राय जादी रंधवायो, अन इसड़ी करी ऊंतावल इंदे जुग अद सीजे ही आयो। बड़ा शानदार गीत है। उसमें उस इंद्र सिंह की बड़ी कटु आलोचना की गई कि वो भोजन को पूरा उसने पकने ही नहीं दिया, उससे पहले युद्ध क्षेत्र से डरकर भाग के अपने घर आ गया। एक गीत सीताराम जी बीठू का मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, वो भी विसर काव्य की श्रेणी में, उसमें बड़े व्यंग्यात्मक रूप से उन्होंने कहा है। उन्होंने एक ठेरड़ा जो पोखरण के आसपास का जो इलाका है उस ठेरड़ा कहते हैं, और ठेरड़े में गुड्डी चौक ये गांव है। तो चौक के एक ठाकुर थे, उन ठाकुर के पास बीकानेर के एक बीठू चारण ऊँट लेने के लिए गए, और उस बीठू किस प्रकार से उन ठेरड़े के ठाकुर ने बातों में लिया और फिर उसको किस तरीके से लूटने का, एक उनके पास से पैसे छीनने का उसने एक षड्यंत्र रचा। उस पूरी कथा को सीताराम जी बीठू ने एक सरल गीत के माध्यम से हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैं घोड़ियो मारो करहा लावण मतो कियो, अन डिबियो ठेरड़ चौकरी ढाणी रहण वो राती वास रहो, स्वागत कर पोकर ने साले लुड़ते सुड़ते भेद लियो, अन रुपया ने 800 रूकड़ चूथणरो कुबचार चयो, मीठा बोल कपट घड़मन में अबडी बेड़र बाट इया, एकल माटी ओ हुनाड़ो कुटन मिले तो करो किया। तो उस चारण ने कहा कि चारण हूँ
पोकरना चौबल डर खांसू किण रीत डरा आरूधा कुल सुदस उचारा कुल लोपे तो सुबुट करा। कि भाई मैं तो चारण हूं और मैं जिस जगह आया हुआ तो चारों तरफ मेरे पोकरण है तो मुझे कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि चारण हूं पोकरना चौबल डर कांसों किण रीत डरा अन आरूधा कुल सुदस उचारा कुल लोपे तो सुबुट करा। तो सरजी ने पूछा कि कौन सा भट्ट? उसने कहा कासु भट्ट। तो चारण ने कहा कठारी कंठा पचे चीर छाटा रतपान माने नाय कंठा बिच मेला जूझ मरा सब अवसर जान। कि मैं तो चारण हूं, मैं तो बिल्कुल अपने कटारी से खून के कटारी खाऊंगा और खून की छींटे क्षत्रियों पर दूंगा अगर मुझे लूटेंगे तो सरजी पोकरण ने कहा कि भी वाह वारे चारण वाह दर्शन वाह वारे चारण वाह भाग पुरुष पूर्व ले भेंट ढांगी तेरे टापरो बेढंग फिर हुआ पुगाड़ा ठेठ। कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं कि तुम्हारे दर्शन हो गए। अगर मैं इस ढाणी में नहीं रहता तो मैं ठेठ बीकानेर की धरती पर आपको छोड़ने के लिए आता। लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना तो उसने कहा कि भाई शस्त्र ये क्यों बांध रखे? तो चारण ने कहा शस्त्र। तो उसने कहा शस्त्र बंद बदनरी शोभा छतरी ऊपर करा न छो। मैं राजपूत के ऊपर तो छो करता ही नहीं। छोह करा निज पिंड सु छोला इस रचो सनातन हो। मैं तो मेरा शरीर छोड़ता हूँ। मैं क्षत्रिय पर तो छो करता ही नहीं, मैं मेरा शरीर छोड़ता हूँ। ईश रचो सनातन हो। तो उन्होंने कहा वाह वारे चारण वाह वाह वारे चारण वाह सतजुग बह तहांजी बात और मांझा पात करी माखी छेड़िया छड़े टांटियां चात। कि भाई बीकानेर का चारण तू तो बड़ा सतजुग का चारण है। हमारे यहाँ के तो चारण ऐसे हैं वो तो कलजुग की माखियां हैं। हम उनको छेड़ते नहीं है, उससे पहले वो छेड़ते हैं। छेड़िया छड़े टांटियां चात वाह वारे चारण वाह दर्शन की ना भूख दुरे और मारा चारण पूरा सामा पहल पूरे। कि हमारे इस पोकरण इलाके तो चारण ऐसे हैं कि हम लड़ाई नहीं करते हैं, उससे पहले वो कर लेते हैं। तुम तो बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए। तो उस पोकरने को बड़ा विश्वास हो गया कि अब चारण ये स्वतः मर जाएगा, मुझे मारने की आवश्यकता नहीं है, इसको ठिका पोटा के मेरी ढानी से यहाँ से निकाल देता हूँ। तो उसने सीताराम जी लिखते हैं कि बाता जीव धिपाड़ो विद विद लीचड़ो अवसान लियो बिचली रात चांद बीसमते कवने चाड़ बहिर कियो। जैसे वो चारण बहिर हुआ तो लारे सू डाकी शाललियो डाकर जबर भरन तो डाण पूग्यो योजन परवाणे बोलियो जीव छोड़ो आवण। 2 योजन जाने के बाद उस चारण के पीछे वो गया और जोर से उसने आवाज दी कि अगर जिंदा रहना चाहता है तो तुम्हारे पास जो ऊंट है, तुम्हारे पास जो धन है, उसको छोड़ दे। क्योंकि वो चारण शब्द भेदी था। उसने कहा कि जैसे ही उसने कहा कि चाहो धन, उसने कहा धन धन भावे पग आगो धार लारे सू डाकी सालड़ियो डाकर जबर भरन तो डाण पूग्यो जोबन योजन परवाणे जीव छोड़ो आबान ता सब कौन दुनाली ताकी। उसने कहा कि भाई धन भावे पग आगो धार। उसने कहा हमके बोल पड़े जो हेटो समझो धाड़ भिड़िया नहीं सार। तू इस बार बोल के तू बोला क्या? मैं तो शब्द बेदी हूँ, बंदूक बार। तो जैसे उसने कहा समझो धाड़ भिड़िया नहीं सार। तो उसने कहा कि भाई हे चारण तूने मुझे क्या क्या कहा था, तो वो आप याद करो कि भला मैंने तो बायक सांभड़ चावो बट सामा पग चोड़ो। तो उसने कहा बड़ बड़ रे मुआ आगो बड़, कि अगर ऐसा है तो यहां से आगा बढ़। चारण कवियों ने केवल क्षत्रियों की गलत कामों के लिए आलोचना नहीं की, उन्होंने तमाम वर्गों की, चाहे वो वणिक वर्ग हो चाहे चारण स्वयं हो। चारणों की भी उन्होंने बिल्कुल आलोचना की। उन्होंने चाहे जल्दी आसिया पर कहा हो, चाहे सावलदान पर कहा हो, चाहे जीवन दास पर कहा हो। एक दो में आपसे कि देखो जीवन दास रे खुद झगड़ेरी खंच ऊंठा चढ़ चढ़ आविया पाला जावे पंच। यहाँ के देखो माल पुआ मचकावता जगह कांदा रोटी खाए। देखो सावल दान रे सेखी गई बिलाय माल पुआ मचकावता जगह कांदा रोटी खाए। या उन्होंने और भी कहा कि जालो परग जाए चवड़े गद चोड़ो हुए मावे मुट्ठी माय आप तणे घर आसियो। जालो परगर जाए चबदे गज चोड़ो हुए मावे मुट्ठी माय आप तणे घर आसियो। मैं जो आपसे बात कर रहा यही कर रहा था कि हम जब बिसर काव्य की बात करते हैं तो हम कभी कभी यूं एक पक्षीय दृष्टिकोण रख के करते हैं कि भी चारों का उन्होंने सूचना की नहीं।
जो जो कमियां देखी उन पर बड़ी बेबाकी के साथ का, लेकिन वो काव्य का पक्ष हमारे सामने उद्घाटित नहीं हो सका। बिल्कुल एक अपन कहते हैं कि भाई आटो वे तो आखली गुखान है वादरेस, इसको लोग व्यंग्य में ले सकते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने देखा उन्होंने कह दिया कि आटो वे तो आखली गुखान है वादरेस, जीबा वाली जांपली तने अलग सु आदेश, या लघु अर्थरो भेदन लेखे ले लठ पड़ियो लाड़े कविता जाए। एक मैं इसी बात पर मैं आ रहा हूं कि उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा। एक राठौड़, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका एक बारसी का गीत मिलता है, उन राठौड़ बारसी के घर गए तो उन्होंने जैसे वो भोजन लाए तो उन्होंने कहा कि मेरा नियम है मैं चारण के घर भोजन नहीं करता, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले ही बारसी के एक सांड चुरा के ले गए थे। तो उन्होंने कहा कि करो झूठ सौगन मुखा ऊठ अकर्म करो। सौगन तो आप बड़ी झूठ खाते हो और अकर्म हमेशा करते हो। करो झूठ सौगन मुखा झूठ अकर्म करो, सदा करो झूठ सौगन मुखा ऊठ अकर्म करो, और सदा धर्म इसो करो साजो, खींच मनवार रो पातरे न खावो, और लिया वो कमाली नको लाजो। कि चांद के घर आप खींच तो खाते नहीं है, उनकी कमाली यानी सांड ले आते हैं, ये आपको लज्जा नहीं आती? ये नियम नहीं है कि आप उसके घर चोरी नहीं करनी चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा गीत है, बड़ा शानदार गीत है। और भी कई गीत है, कई दोहे हैं। रुगनाथ भंडारी की मैं बात कर रहा था, उनका है कि बात कर असुर सु बिचारी यण बुरी, दुष्ट दीपा हरे कुबुद दीनी, नाथ रुगनाथ सु कुबुद कीनी नहीं, नाथ सु कुबुद रुगनाथ कीनी। मैं आज आपसे इस पर मुखातिब हुआ कि भी चारण कवियों ने विसर काव्य विभिन्न अंचलों में गए। तो जैसलमेर के हो कवि धूड़ धूड़ जैसान धर, भले ही अपने गांवों के हो। मयाराम जी सिंधाइस ने तो माड़वा गांव के लिए भी कहा, उन्होंने कहा कि मिले बास वाड़वो जलम चारण का जोशी। क्यों? बड़ा दुखदायी, क्योंकि उनके पोखरने पड़ोसी थे। पोखरने सिरदार माफ करे, आपके वहां के स्थानीय कवि के मिले जलम चारण का जोशी, बार ओठा घर बंद पोखरना पड़ोसी। कि हमें ऊँट बार बांधने पड़ते हैं और वो ऊँट हमारे पड़ोसी ले जाते हैं, क्योंकि हम दोनों ही कम्युनिटियां गरीब है। चारण और जोशी राजपूतों का क्या कर सकते? उन्होंने कहा कि मिले बास बाड़वो जलम चारण का जोशी, बार ओठा घर बंद पोखरना पाड़ोसी, खेत हाथोणो खड़े जठे भूतारो जाड़ो, अन हाड़ी अमली एक बड़े पगमायो वाड़ो, अंतरे समय धरणी अपे अन घरे लेणाए तो गामरा, मया राम राम रूठा मिले ने तरा काम अकामरा, या खीपारा खोलड़ा छज मोरटा छाई जे, माय जवा मोकड़ा खेणा ऊंचा खाई साचर हाणरी अन करन ता बात यूं कहे जका धरा जैसाणरी। मतलब उन्होंने बिल्कुल जो जो विकृतियां थी, जो जो कमियां थी, उनको बेबाकी के साथ उन्होंने उकेरा। अब हम वर्तमान में चाहे वो कौन सा होनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या विकृतियों को देखकर, क्या क्या कमियों को देखकर, क्या क्या अत्याचारों को देखकर किस किस तरीके से उन्होंने ये क्योंकि उनका रत्नों के साथ सीधा संबंध था। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि दीनी तय दुनिया में खोटी गवा करोंड, एड़ा सारी आकसी तने भाटी अलसा ढूंढ। या